क्या पढ़े कल? वैदिक कल्चर, है ना। देखो हमारा जो टॉपिक है इसके बेसिक फैक्ट्स पढ़े हम लोगों ने वैदिक कल्चर के। क्या टाइम पीरियड है इसका? 1500 BC टू 600 में, है ना। क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं हम, तो यहाँ इस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अभी बेसिक मैंने 2 लेक्चर लिए इस पे, जिसमें एक लेक्चर में आपको ये सिखाया है कि वैदिक कल्चर इज मेनली रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ आर्यंस, है ना। आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो पॉइंट है वो ये कि आखिर आर्यंस की कितनी थियरीज है कि ये कौन कौन सी जगह से आए, प्रूफ के साथ, है ना। जैसे कुछ ने कहा कि ये इंडिजिनस है, कुछ ने कहा ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, कुछ ने कहा ये कहाँ से हैं, आर्कटिक सर्कल से हैं। ऐसे अलग अलग थियरीज हैं, वो हमने पढ़ा है ना। कल हमने बेसिक देखा था इनिशियल लाइफ क्या थी इंडिया में, कहाँ पर ये रहे। अब आर्यंस देखो पढ़ना क्या है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। वैदिक कल्चर को 2 पार्ट में पढ़ना है आपको। एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। शुरुआती जिंदगी इनकी कितने साल की? 500 साल की। 500 साल का मतलब है 1500 BC से 1000 BC। ये शुरू के जो 500 साल है ये पढ़ेंगे हम लोग। देखो आप एक बात ध्यान रखना, है ना। जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं उनको तो पता है, जो लेट हैं BC में हमेशा फंडा उल्टा चलता है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले आज 2024 है, तो 1 साल बाद में क्या बोलूँगा, क्या आ जाएगा? 2025। अगले साल क्या आ जाएगा? 2026। ऐसे आगे बढ़ता है। BC में अगर मैं बोलूँ 1500 साल के बाद अगला साल कौन सा होगा, तो 1501 नहीं होगा, 1499 होगा। समझ में आया ना। 1501 तो पहले का है इसका, 1501 साल पहले, 1500 साल पहले, 1499, ऐसे बढ़ता है BC में। और एक समय ऐसा आते आते कहाँ हो जाएगा, ये 0 पे आ जाएगा। फिर वही हमारा AD 1 2 3, मैंने एक दिन कॉन्सेप्ट समझाया था इसका, है ना। तो 1500 BC का एक बेसिक सा मीनिंग है। 1500 BC से 1000 BC का मतलब है कितने साल का टाइम पीरियड है? 500। तो आर्यंस का शुरुआती जो 500 साल है वो कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, शुरुआत में जो आए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, मान लीजिए 1 साल की क्लास है, तो शुरुआत के जो आपके 2 महीने हैं वो कौन सा हो गया? एक टाइम पीरियड, अर्ली टाइम पीरियड हो गया। बाद के जो है वो लेटर है। तो दोनों में बहुत अंतर है। आपका शुरुआत का जो 2 महीना रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग है, उसकी कंडीशंस कुछ अलग होंगी। लेकिन आपका जो बाद के जो 8 या 10 महीने हैं उनकी कंडीशन अलग होगी, वो सिस्टम अलग हो जाएगा। आप फेमिलियर हो जाओगे स्टडीज से। तो ऐसे ही क्या होता है, 2 पीरियड में बांटने का कारण क्या है? दोनों के सिस्टम में डिफरेंसेस हैं, चेंजेस आएंगे लेटर वैदिक पीरियड। नहीं तो हम एक साथ पढ़ लेते, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होगा। ये कौन से हैं? ये 400 साल का टाइम पीरियड है। उस 1000 BC के बाद जो 600 BC का टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो इसे याद रखिए थोड़ी देर के लिए। शुरुआत के 500 साल अर्ली वैदिक पीरियड है और बाद के जो 400 साल है वो लेटर वैदिक पीरियड है। दोनों को अलग अलग पढ़ने का मतलब ये है, दोनों में सोशल कंडीशन में शायद कुछ डिफरेंस रहा होगा, दोनों में पॉलिटिकल कंडीशन का डिफरेंस रहा होगा, दोनों में इकोनॉमिक कंडीशन का, और दोनों में रिलीजियस बिलीफ्स का। हमेशा याद रखिएगा किसी भी टाइम पीरियड, किसी भी चैप्टर को 4 बेसिस पे पढ़ा जाता है, बाकी सब एक तरफ। जो काम की चीज़ है जिसके कारण आपके सिलेबस में दिया है वो एक चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल कंडीशन 1, सोशल कंडीशन 2, रिलीजियस कंडीशन 3 और इकोनॉमिक कंडीशन 4। इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल में ऐसी बेसिक एक एग्जांपल दूं, पूरा ऐसे ही पढ़ेंगे लेकिन एक एग्जांपल। ये लोग आयरन की खोज नहीं हुई थी इस समय तक, मतलब खोज मतलब इनको नहीं पता था, लेकिन इन लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना सीख लिया था, इनके पास आयरन आ चुका था। भारत में आयरन लेटर वैदिक पीरियड में आया है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ना इंडस के लोग जानते थे लोहे को और ना अर्ली वैदिक पीरियड। कर्नाटका से 950-960 BC के आसपास ये उत्तर भारत में पहुंचा था। तो मतलब ये समझ लीजिए, अगर उत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ इंडिया में, तो कब आयरन आया? लेटर वैदिक पीरियड में। ना इंडस के लोग जानते थे ना ये। अब जैसे आयरन आया तो क्रांति आ गई, उससे खेती के बहुत सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बने, बहुत सारे डेडली वेपन्स बनाए गए, स्पीयर बनाया गया, स्वॉर्ड तलवार बनाई गई। तो ये हो गया ना चेंज। तो अलग अलग पीरियड में ही पढ़ना जरूरी है। एक एग्जाम्पल दिया अभी था मैंने। ये मेनली पेस्टरल नोमेडिक घुमक्कड़ लाइफ जीते थे, लेकिन इनकी बात धीरे धीरे सेटल होने लगे, पर इन्होंने खेती करना बहुत अच्छे से सीख लिया था, है ना। ये इंद्र देवता, वरुण देवता, इनको प्रमुख भगवान मानते थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रमुख मानते थे। कहने का एक बेसिक सा मतलब ये है कि दोनों के कल्चर में डिफरेंस है, इसलिए हम 2 टाइम पीरियड में पढ़ेंगे। और प्रश्न ध्यान रखिएगा, इतिहास की जितनी भी एग्जाम्स हैं
MPPSC, UPSC, UPPCS, बिहार PSC, RS, कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लो, मैं आपको 5 क्वेश्चन बताता हूँ, पिछले 10 साल के किसी भी स्टेट के क्वेश्चन उठा लेना, अगर बंगाली आती हो तो वेस्ट बंगाल PSC भी उठा लेना, आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन में बताता हूँ। थ्रो लाइट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, सेग्रीगेट करके देता है। या फिर अगर सिंपल ऐसे दे दे, थ्रो लाइट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वैदिक कल्चर, दैट मीन्स यू हैव टू राइट ऑफ बोथ। अगर वो वैदिक कल्चर बोल रहा है, दैट मीन्स ही इज आस्किंग फॉर दीज 900 ईयर्स, और इफ ही इज गिविंग सेपरेटली लाइक अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर, तो आपको इन्हीं का लिखना है। दूसरा प्रश्न, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ विमेन इन द अर्ली वैदिक पीरियड, या हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा ना बहुत आसान है, बट इन सब को अगर समझना है तो पहले एक दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वैदिक लिटरेचर, तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, और वो कौन सा है, वैदिक लिटरेचर। और एक बात ध्यान रखना, अब तक तो बच्चा क्या करता था, इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ता था, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में तो ढेर पूछे जाते हैं यहाँ से। लेकिन अब अगर आपको पता हो तो जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, जरा गौर से उसमें यूनिट 1 देखिएगा, मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा मेंस वाइज, पर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 1 में आप देखिए सेपरेट लिख लिख के दे दी उसने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, देखिएगा बहुत ध्यान से, मतलब इसका वेटेज और बढ़ जाएगा। तो वो वैदिक लिटरेचर, और इसी में समझ में आएगा भारतवर्ष क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले आप हमको ये पढ़ना है, फिर हम आएंगे अर्ली वैदिक पीरियड पे, और फिर हम आएंगे लेटर। इस तरह से वैदिक कल्चर को पढ़ना है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है पूरा, वो कौन सा है, वैदिक लिटरेचर। और मेरी प्लीज़ एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैदिक लिटरेचर। सबसे पहले वैदिक लिटरेचर का मतलब क्या, देखो इंडस के लोगों की भाषा हम नहीं पढ़ पाए अभी तक, मतलब स्टिल द लैंग्वेज इज अनडिसाइफर्ड, मतलब अभी तक वो डिसाइफर डिकोड नहीं हुई कि लिखा क्या है उन लोगों ने, पिक्चर के फॉर्म में, पिक्टोग्राफिक के फॉर्म में, सिंबल्स का इस्तेमाल किया है उन्होंने, तो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। तो हमें जितना भी इंडस के बारे में पता है वो सिर्फ वहाँ से क्या मिला है उसके बेसिस पे पता है। समझ में आ गई ना चीज़ें, जैसे कि स्टैच्यू मिली, किस चीज़ की बनी है, तो इसकी बनी है, ये ज्वेलरी उसने पहनी थी, मतलब ये ज्वेलरी उस समय के लोग पहनते होंगे। लेकिन वेद के बारे में ऐसा नहीं है, वैदिक कल्चर के बारे में हमको सब पता है। उसका कारण क्या है, इनके लिटरेचर हमारे पास हैं। और कौन सा लिटरेचर है वो, ऋग्वेद इज द अल्टीमेट सोर्स, लेकिन और भी लिटरेचर पढ़ने हैं। पर सबसे पहला सोर्स अगर कोई आपसे पूछे, द वेरी फर्स्ट सोर्स विच गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वैदिक कल्चर और वैदिक पीपल, तो द आंसर वुड बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहला लिटरेचर है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर को देखो कैसे पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले वैदिक लिटरेचर का मतलब क्या है, ऑल द लिटरेरी वर्क्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वैदिक पीरियड। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि वैदिक लिटरेचर वो होते हैं जो वैदिक पीरियड में लिखे गए, लेकिन मैं कहता हूं आप दोनों को मिक्स कीजिए। वैदिक लिटरेचर वो है दोज विच आर कंपाइल्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, मतलब 1500 BC से 900 BC, ये 600 BC, ये 900 साल के अंदर जितनी भी किताबें लिखी गई विच गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वैदिक पीपल, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक लिटरेचर। मेरी बात समझ में आ गई, व्हाट इज वैदिक लिटरेचर, व्हाट डू मीन बाय वैदिक लिटरेचर, ऑल द लिटरेरी वर्क्स which are compiled either during the Vedic period or give information related to the Vedic people. Perfect. या तो वो वैदिक पीरियड में लिखे गए या वो वैदिक पीपल की इंफॉर्मेशन को बताते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक लिटरेचर। आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना, परफेक्ट। क्योंकि बस हम शुरू, कोई भी किताब, कोई भी नोट्स, भारत का तमाम किताब है, ये शुरू ऐसे ही करते हैं श्रुति और स्मृति से, उठा के देख लीजिएगा जितना भी। लेकिन हमको ये तो पता चले कि आखिर वैदिक लिटरेचर है क्या। तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं इसको दो टर्म में, ईदर कंपाइल्ड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड है उस समय में लिखे गए थे, और गिव्स इंफॉर्मेशन, अब वो भले ही थोड़ा बाद में लिखा गया, लेकिन अगर वो वैदिक पीपल से रिलेटेड है तो उसको भी हम वैदिक लिटरेचर के अंदर वो डिस्कस करेंगे। और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वैदिक पीपल, अबाउट वैदिक कल्चर, या वैदिक कल्चर की वो इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम वैदिक लिटरेचर कहेंगे। आगे क्या बात समझ में, बड़े आगे देखिए।
अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ना देखो ये सबसे टफ इसलिए होता है, माना जाता है तो बहुत मज़ेदार और बहुत ईजी, बट इंग्लिश मीडियम का बच्चा थोड़ा सा इससे डरता क्यों है उसका कारण बता दूं। इसमें क्या है, वेद पुराण संस्कृत ऐसी चीज़ें आएंगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हमने कहा ना वी हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम पैटर्न कि हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन एग्जामिनेशन। कोई यहाँ भगवत गीता नहीं पढ़ाने लगेंगे आपको, नहीं तो भगवत गीता को पढ़ने में मुझे ही 4 साल लग गए, तो यहाँ पढ़ाने में कितना लग जाएगा समझ लीजिएगा आप। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, बट इसको सिलेबस में एंटर करने का मतलब यह है कि हमको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। और एक चीज़ पता है आपको, जैसे अगर क्रिश्चियंस भी हम कहते हैं ना कि बहुत एडवांस्ड है ये हैं, कभी देखिएगा उनके छोटे छोटे बच्चे भी संडे को मास जो होता है चर्च में उसमें जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, पूरा कल्चर पता है। हिंदुओं के उसमें भी पूरे मंदिर जाने का एक नियम है, सुबह से हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हाथ में लोटा लेके वो जल चढ़ाने जाते हैं और मंत्र वंत्र सब सीख जाते हैं। तो ये इसको देने का रीज़न बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई वो भी होती है जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रही है। अब आजकल के बच्चों को हम देखते हैं ठीक से गायत्री मंत्र भी नहीं आता है, सुबह उठते हैं तो वो क्या है वो भी नहीं आता है। मैं भी इंग्लिश मीडियम का छात्र रहा हूँ, मेरी भी संस्कृत बहुत, हिंदी बहुत कमज़ोर थी, ऐसा नहीं है, मुझे भी टिपिकल टर्मिनोलॉजी वाले हिंदी लिटरेरी वर्क्स नहीं आते हैं, लेकिन बहुत मेहनत कर 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 करके सीखा है। तो अब सिलेबस में दे दिया तो अब तो बच्चे को पढ़ना है, आराम से सीखने में आ जाएगा आपके। अब देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं यहाँ से, और एथिक्स में भी जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल क्या है, स्पेशली श्रीमद् भगवद गीता। तो यहाँ कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है उसके लिए आपको क्लास ही समझ में आएगी। वो क्लास में आप देखिए आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा प्रश्न कैसे फ्रेम हो। तो ये सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत महाभारत, थोड़ा बहुत रामायण, हल्का फुल्का पढ़ना है आपको। तो पहले मन बना लीजिए, वेद और इनके बारे में आपको ज्ञान मिल जाएगा। सब कहते हैं चतुर्वेद, ये चतुर्वेद में ऋग्वेद में क्या लिखा है, सामवेद में क्या लिखा है, सब समझ में आ जाएगा। तो पहले एक बात याद रखिएगा, जो वैदिक लिटरेचर है, इस वैदिक लिटरेचर को जनरली 2 पार्ट में बांटा जाता है। कितने पार्ट में? 2 में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आपका एग्जाम ओरिएंटेड पूरा सिस्टम शुरू हो गया है। तो सबसे पहला प्रश्न हम मेंस, देखो पूरा डिटेल तो मेंस की क्लास है, मैं आपको सिर्फ इसमें ये बताऊंगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या पूछी जाती है प्रीलिम्स में। फर्स्ट थिंग, वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू, तो याद रखिएगा 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो पार्ट? श्रुति, जब तक समझ में नहीं आए आगे मत बढ़ने देना, मुझे वहीं रोक दीजिएगा। देखो क्लास का मतलब ये है वहीं के वहीं समझ में आ जाए, इतना आसान ही आ जाए कि घर पे जाके 5 मिनट रिवाइज करें और काम खत्म खत्म, अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। पढ़ाई को बोझ की तरह मत लीजिए, 15 घंटे 16 घंटे 13 घंटे, मैं हमेशा कहता हूँ बिल्कुल सिंपल, यहाँ से जाइए आधा घंटा पढ़िए, एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्लास में बैठे हो तो। दूसरा है स्मृति, बहुत समय बहस चलती है मनुस्मृति, कितनों को पता है आप में से मनुस्मृति क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के बट डिसीजन जब आते हैं तो वो दया भाग मिताक्षरा के कोर्ट करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, क्या है ये सब सब पता लग जाएगा आपको। ठीक है, महिलाओं का कितना अधिकार है आज की प्रॉपर्टी में। अभी इस बार इलेक्शन के समय लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, विरासत का नियम जो था उसके ऊपर बहुत बहस चली, कई भाषणों में नेताओं ने बोला, सब समझ में आ जाएगा यार, ये स्मृति से सब समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए पहले तो वैदिक लिटरेचर 2 पार्ट में है, एक हो गया श्रुति और दूसरा कौन सा हो गया? स्मृति। अब सबसे पहले इनके मीनिंग सीखो क्या है। देखो श्रुति का मतलब होता है सुनना संस्कृत में, दैट मीन्स विच हैज बीन हर्ड, जो सुना गया है। तो श्रुति का बेसिक मीनिंग क्या होता है? विच हैज बीन हर्ड, ये इसका लिटरल मीनिंग है, विच हैज बीन हर्ड, जो सुना गया हो। और स्मृति, स्मृति का मतलब होता है रिमेंबर, जो हम लोग हमारी मेमोरी में रखते हैं, स्मृति का मतलब मेमोरी में रखना। तो इसका लिटरल मीनिंग पहले क्या होता है? विच हैज बीन रिमेंबर्ड। तो पहले इनके लिटरल मीनिंग हम याद रख लें, विच हैज बीन रिमेंबर्ड, क्योंकि एग्जाम में ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 7 नंबर में आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्मृति, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन श्रुति, या एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द श्रुति अंडर वैदिक लिटरेचर, तब आपको सब यहीं से शुरू करना है। तो वैदिक लिटरेचर के 2 पार्ट हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति लिटरल मीन्स विच हैज बीन हर्ड, वाइल स्मृति मीन्स विच हैज बीन रिमेंबर्ड। देखो दोनों में क्या अंतर है, बिल्कुल बेसिक तरह समझाता हूँ। श्रुति वो किताबें होती हैं जनरली जिनको सुना सुना के याद किया जाता है। जैसे कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ऋग्वेद है, किसी इंसान ने नहीं लिखा है उसको, अब आप लिखते हैं कि वेद व्यास ने लिखा है ना, लेकिन ध्यान रखना किसी भी धर्म की जो टॉप क्लास किताब होती है उसको गॉड गिफ्टेड माना जाता है। अगर इंसान से हम उसका कनेक्शन बता देंगे तो फिर भगवान को कौन मानेगा। अगर मैं कहूँ इस्लाम के अंदर कुरान है तो वो गॉड गिफ्टेड कही जाती है, मैं कहूँ बाइबल है क्रिश्चियंस के अंदर गॉड गिफ्टेड, वैसे हिंदुओं में अगर मैं कहूँ कि ऋग्वेद तो वो भी गॉड गिफ्टेड कही जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वो भी सुनाया था कृष्ण जी ने अर्जुन को,
फिर कहीं से सुनते 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 किसी ने फाइनली लिख दिया होगा। तो ये कैसे चलते थे? जो भगवान ने सुनाया है, ऋषि मुनियों ने सुना है उसको, फिर ऋषि मुनि होते थे उस समय के टीचर्स, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स डिसाइपल यानी शिष्यों को सिखाया, फिर उनमें से कोई टीचर बन गया, उसने आगे पास ऑन किया। इन दिस मैनर इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ऐसे होते होते 1700 बीसी में किसी ने कंपाइल करने की शुरुआत की, 1700 बीसी, और अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन 1500 बीसी। वो टाइम मैनर नहीं है, वो कोई नहीं पूछेगा, वो बहुत डिस्प्यूटेड है। पर लगभग 1700 से 1500 बीसी की शुरुआत में इनको लिखना शुरू किया किसी ने। उसके पहले जब से भगवान का अस्तित्व, जब से इस धरती का अस्तित्व है, तब से भगवान इसको सुना रहे हैं और ऋषि मुनि आगे पास ऑन करते जा रहे हैं। इसीलिए हर्ड मीनिंग लगा है सुना गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्यों श्रुति कहते हैं? क्योंकि इनको सुना गया है, टीचर्स के द्वारा अपने या ऋषि मुनियों के द्वारा उनके डिसाइपल्स को सुनाया गया है। इन दिस मैनर ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही चलता गया। फाइनली इसको किसी ने कंपाइल किया। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा और उनकी विशेषता बताई, वो कृष्ण द्वैपायन है। एक नाम याद रख लीजिए सभी लोग, एक नाम बोल रहा हूं मैं, ऋषि कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इनको सांवले कलर के कारण कहा जाता है ना? ये भी मतलब ब्लैक थे, सांवले कलर के थे। जानते हो क्या इन ऋषि को? इन्हीं का नाम है वेद व्यास। इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्यों कहा वेद व्यास? वेद मतलब वेदों को, व्यास मतलब जानने वाले और सेग्रीगेट करने वाले। क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने चारों वेदों को, मतलब वेदों को लिखा, सेग्रीगेट किया या उनकी विशेषता बताई, इसीलिए इनको इस नाम से कोई नहीं जानता है। इनके नाम में एक नया नाम जुड़ गया और हमने क्या कह दिया? वेद व्यास। कुछ समझ में आया? तो एक प्रश्न यहां से प्री में सीधा पूछा जा सकता है आपसे कि फर्स्ट टाइम वेदों को 4 भागों या सेग्रीगेट करने वाले या उसकी क्वालिटी बताने वाले या उसको लिखने वाले कौन? तो आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। क्योंकि मैंने तो कहा है श्रुति है तो सुनाए गए, पर किसी ने तो लिखा, तभी तो हमारे पास आज किताब मिलती है मार्केट में। तो वो कौन है? वेद व्यास है। ठीक है, श्रुति का मतलब समझ में आ गया। एक बात और ध्यान रखना, श्रुति में आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ये एक चीज बस याद रख लेना। श्रुति मीन्स दे आर, या एक एग्जाम्पल, रुको यहां से लिखते हैं ज्यादा। श्रुति, श्रुति का मतलब पहले तो लिटरल मीनिंग मैंने क्या बताया? विच हैज बीन हर्ड। दूसरा, इसका एक चीज याद रखना, दोनों में डिफरेंस श्रुति और स्मृति में। दूसरा मतलब है दे कंटेन अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ। अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ क्या मतलब होता है इसका? एंड दैट इज इटर्नल। देखो तीनों का मीनिंग ये होता है श्रुति का परफेक्ट डेफिनेशन। अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ मतलब वट एवर हैज बीन रिटन इन द श्रुति दैट इज ऑलवेज 100% ट्रू। यू कैन नॉट क्वेश्चन ऑन द वर्ड्स विच हैव बीन रिटन इन द श्रुति। जो कुछ भी श्रुति में लिखा हुआ है उसको आप प्रश्न नहीं कर सकते। दैट इज 100% प्योर, गॉड गिफ्टेड है, तो गलत हो ही नहीं सकता। मतलब सीधी सी बात है, जैसे हिस्ट्री में कुछ मैंने पढ़ा दिया, आप क्वेश्चन कर सकते हो, सर यहाँ तो ऐसा लिखा है, सर ये सोर्स तो ऐसा कहता है, बिल्कुल मुझे मानना पड़ेगा, चेंज कर सकते हैं हम उस फैक्ट को। लेकिन आप अगर कहें वेद में जो लिखा है, श्रुति के अंदर वेद भी आते हैं, अभी बताऊंगा कौन कौन आता है, आप ये नहीं कर सकते कि ऋग्वेद में कुछ लिखा उसको प्रश्न कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ। और स्मृति में चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ साथ। श्रुति और स्मृति में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो श्रुति को सुन के पास ऑन किया जाता है, स्मृति को मेमोरी में रख के उसके हिसाब से लिखा जाता है आगे जाके। इसमें कुछ भी बदलाव आप नहीं कर सकते, उसमें बदलाव आप कर सकते हैं। इटर्नल का मतलब है शाश्वत, हमेशा रहने वाला, कभी खत्म ना होने वाला। क्या मैं इटर्नल हूँ? नहीं, एक दिन खत्म होना है, एक दिन डेथ हो जाएगी, आत्मा किसी और शरीर में चली जाएगी। क्या नॉलेज इटर्नल है? बस एक नॉलेज ही इटर्नल होता है इस दुनिया में, ज्ञान, और कुछ भी इटर्नल नहीं होता है। तो एक गॉड और एक नॉलेज, दो ही चीज है। तो याद रखिएगा, इटर्नल मतलब हमेशा रहने वाला, अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ जिसको प्रश्न नहीं करते, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी इज नोन एज श्रुति। अब अगर मैं यहीं पर आ जाऊं कि श्रुति में कौन कौन से वो आते हैं, ये भी एग्जाम में जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, ABCD पूछ लिया, विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर श्रुति, तो इन चारों को याद रखना, ये श्रुति है, इसके अलावा कुछ भी हो श्रुति में नहीं आता है। कौन कौन है श्रुति के अंदर? नंबर 1 वेद, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 अरण्यक, नंबर 4 उपनिषद। यही पहले हमको पढ़ना है एक एक करके, उपनिषद, फिर हम जाएंगे स्मृति पे बाद में।
ठीक है, पर श्रुति और स्मृति का एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। श्रुति मीन्स जिसको सुना गया हो, स्मृति मीन्स जिसको याद रखा गया हो, रिमेंबर्ड। श्रुति में अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ, एवरीथिंग विच इज रिटन इज 100% करेक्ट एंड प्योर, उसको हम क्या कहते हैं, और उसमें कोई देर, यू कैन नॉट चेंज एनी सिंगल वर्ड इन श्रुति, हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। आप चाहो तो लिख सकते हो नो चेंज इज रिक्वायर्ड, कोई बदलाव इसमें नहीं कर सकते। बट इन स्मृति इट कैन बी चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज सप्लीमेंट्री टू द श्रुति, उसको समय के साथ बदलाव कर सकते हैं, उसमें चेंज हो सकता है समय के साथ। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। वेद जो है ना वो श्रुति है, जो लिखा है सब सही, हमेशा रहने वाला, कोई बदलाव नहीं कर सकते, सुन के पास ऑन किया गया। लेकिन एक चीज है, वेदों को अगर आपको समझना है तो पहले संस्कृत भाषा को समझना पड़ेगा, और संस्कृत भाषा को समझना है तो पहले संस्कृत डिक्शनरी समझना पड़ेगी, उस शब्द का एटमायोलॉजी, हिस्ट्री समझना। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो वोकेबलरी सीखते हैं, डिक्शनरी से पढ़ते हैं वोकेबलरी। नहीं तो मैं एक वर्ड बोल दूं आपको, क्या जैसे इंग्लिश सीख ली तो सारे वर्ड आ गए क्या आपको? नहीं, किसी को नहीं आते, समय के साथ 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 सीखना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको सीखा, वेद को समझने के लिए संस्कृत सीखना पड़ेगी, और संस्कृत जो है क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल, समय के साथ रहते नया शब्द डाला जा सकता है, उसकी ग्रामर में चेंज हो जाते हैं, नए नियम आ सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? स्मृति हो जाएगा, उसको वेदांग कहते हैं। मेरी कुछ बात समझ में आई? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सीधी सी बात है, जिसमें बदलाव नहीं कर सकते वो श्रुति, लेकिन समय के साथ साथ जिसमें बदलाव कर सकते हैं वो क्या होता है? स्मृति। आज से 2000 साल पहले हमारा पहनावा अलग था, आज अलग है। 2000 साल पहले हमारे नियम कायदे कानून अलग थे। जैसे मैं खुद एक राजपूत कम्युनिटी से आता हूँ, तो हमारे यहाँ इतना लंबा पर्दा होता था, बहुत छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती थी, ठीक है। तो मैं खुद 60 साल का हूँ, मेरी शादी 10 साल में हो गई थी। जोक्स अपार्ट, मतलब आज वो पर्दा था। तो आज क्या, आज भी है क्या वो सिस्टम हमारे यहाँ? अब बहुत कम हो गया, क्यों? सब पढ़े लिखे हो गए, मेरे ही घर में अब नहीं है। मतलब हाँ, एक वो सम्मान रहता है कि ठीक है, पेरेंट्स आते हैं या कोई भी घर के बड़े बुजुर्ग या रिश्तेदार आते हैं तो ठीक है, आपको यहाँ हेडगियर रखना है, यहाँ तक आप रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। कोई भी है, साड़ी है तो पल्लू या दुपट्टा जो भी है, पर अब वो नहीं बचा ऐसा। नहीं तो मालूम पड़ता था कि शादी के दिन ही दुल्हन का चेहरा देखने को मिलेगा। नहीं, आप नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई देखे, पिताजी या दादाजी ने रिश्ता कर दिया। तो क्या उस समय जो नियम कायदे कानून थे वो आज है? नहीं, चेंज हो गए समय के साथ साथ। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, एडवांसमेंट इन कल्चर और कई सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसे श्रुति में तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन उसके कारण जो नियम कायदे हैं वो बदल सकते हैं। वो सब किस में आ सकते हैं? स्मृति के अंदर। तो आई होप एक चीज़ समझ में आ गई होगी, किस में बदलाव कर सकते हैं, किस में बदलाव। मैं क्यों इतना अंदर जा रहा हूँ, उसका एक कारण है। 4 पॉइंट दे के पूछ सकते हैं, विच इन रिलेशन टू श्रुति या स्मृति इज इनकरेक्ट या करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे श्रुति के संबंध में या स्मृति के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है या सही है। तब आपको चीज़ लिखी आएगी, किस में बदलाव कर सकते हैं, 1 पॉइंट वो देगा, कौन अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ है, श्रुति। ये 4 हैं, इन चारों में बदलाव हो सकता है, कहाँ पर? स्मृति में। वो हो सकता है कि उसमें कुछ लिखा, उसको कोई अथॉरिटी को क्वेश्चन कर दे, हो सकता है उसमें बदलाव कर दे। बात समझ में आ गई? तो पहले मैं स्मृति पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल कंफ्यूज होगा। पहले पूरा श्रुति सेक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम स्मृति पे जाएंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा सेग्रीगेटेड वे में। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा आपने? वैदिक लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, जो वैदिक पीपल की जानकारी हमको देंगे, कैसे रहते हैं, क्या खान पान है, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, क्या पॉलिटिकल कंडीशन, कौन से भगवान को मानते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज रिटन इन वैदिक लिटरेचर। उसको 2 पार्ट में बांटा, श्रुति और स्मृति। हम अभी पढ़ रहे हैं श्रुति। श्रुति का मतलब है जिनको सुना गया है, जो हमेशा हर चीज़ जो लिखा है वो सच है, उसको आप समय के साथ नहीं बदल सकते, और वो हमेशा रहने वाला है। उसके अंदर कितने लिटरेचर आते हैं श्रुति के अंदर? 4। कौन कौन से हैं? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। अब मैं बताऊंगा ये चारों में क्या लिखा हुआ है, पर पहले हम पढ़ेंगे वेद एक एक करके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेद। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, वेदास यानी वेद। सबसे पहले ये जो शब्द है वेद, इसका मतलब क्या है? वेद का मतलब क्या है? देखो, वेद मतलब होता है जानना, टू नो, टू नो या नॉलेज जिसको हम कहते हैं। तो वेद का मतलब सीधी सी भाषा में क्या होता है? ज्ञान होता है। टू नो, किसी चीज को जानना या नॉलेज। हो सकता है सीधा आ जाए वेद रिफर्स टू, वेद का मतलब ही सुनने को आ जाए। तो जो 4 वेद हैं, और मैंने आपको एक बार बताया था कि जैसे हमारे जो मेन सिंबल होता है हिंदू धर्म का, वो सिंबल क्या होता है? स्वास्तिक सनातन का। इंडस में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसके 2 वो मिलते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में। एक तो ये सूरज का सिंबल माना जाता है, सन गॉड,
है ना, इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ सूर्य, लॉर्ड सन। और ये चार जो है ये उनकी आर्म्स कही जाती हैं, चार भुजाएं। लेकिन कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर ये भी कहते हैं कि इट इज़ कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी की चार भुजाएं हैं, उन चारों में एक एक वेद है, ध्यान से देखिएगा। एक में ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ये चार वेदों को भी चार आर्म्स दिखाती हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो चीज़ बना रहे हैं बचपन से, कोई गाड़ी लेने जाएगा तो उस पर जरूर तुरंत बना देता है तो पता तो होना चाहिए कि वो बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। कुछ लोग इसको प्रॉस्पेरिटी के सिंबल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे घर में हमेशा खुशहाली रहे, क्योंकि सूरज देवता जो है वो प्रॉस्पेरिटी का ही वो है। देखो ना, सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वेद का मतलब तो होता है टू नो या नॉलेज। अब दूसरी बात होती है वेद की, अब ये 3 शब्द लिख रहा हूं मैं, ये शब्द याद रखना और संस्कृत में ही याद रखना है, लिखना इंग्लिश में है। कैसे? अपौरुषे। आप इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन वर्ड यही ध्यान रखना पड़ेगा, आप एग्जाम में यही सीखने को मिलेगा। ये अपौरुषेय होते हैं। अ मतलब नॉट, पौरुषेय मतलब पुरुष। पुरुष का मतलब यहां पर किससे है? ह्यूमन बीइंग से, किसी भी लिविंग बीइंग से। अ मतलब नॉट, पुरुष मतलब लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग के द्वारा ये नहीं क्रिएट किया गया, ये भगवान के द्वारा क्रिएट किया गया। वही जो मैंने अभी कहा, नॉट रिटन बाय एनी पर्सन। तो ये गॉड गिफ्टेड है। अपौरुषेय मतलब सीधा सा होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन, नॉट क्रिएटेड बाय मैन, मतलब दैट इज, सीधा सा मतलब है ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो वेद जो है वो कैसे हैं? गॉड गिफ्टेड। अपौरुषेय का मतलब है गॉड गिफ्टेड, नॉट क्रिएटेड बाय मैन। दूसरा है ये नित्य हैं, ये नित्य हैं। नित्य का मतलब होता है इटर्नल, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इटर्नल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी एंडेड, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता, ये हमेशा रहने वाले हैं। आई बात समझ में नहीं आई? तो इतना प्लीज याद रखिएगा, वेद का मतलब होता है जानना, टू नो। वेद आर अपौरुषेय, दैट मीन्स नॉट क्रिएटेड बाय मेन। वेद आर नित्य, दिस मीन्स इटर्नल। और एक तीसरी चीज जो मैंने अभी बोली उसको इंग्लिश में लिख लो, उसका कोई ऐसा नहीं, अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ। इनके अंदर जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं कर सकता, सर्व लिखा जो सब सत्य है, यह है वेद के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स, और उनके अंदर क्या क्या है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों के लिए बहुत पूछे जाते हैं चारों वेदों से प्रश्न। तो ध्यान से एक एक करके सुनिएगा, शुरू करते हैं। और अभी आप क्या फ्री हैं, अगर कोई एग्जाम नहीं दे रहा ना तो धीरे धीरे मैं कह रहा हूं अभी से ना इंटरव्यू सुनने की आदत डालो। कोई भी यूपीएससी का इंटरव्यू है, एमपीपीएससी का इंटरव्यू है, सीखने को मिलता है कि ये ज्ञान आपका इंटरव्यू भी काम आता है, सिर्फ प्री मेंस में ही काम नहीं आता है। फिर वहां कहते हैं अरे यार हमने तो एग्जाम तब दी थी, ये सर ऋग्वेद क्यों पूछ रहे हैं? पूछ क्यों रहे हैं? वो आपके संस्कृति, आपके कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं ऋग्वेद। तो पहले वेद कितने होते हैं, वेदास या टाइप्स ऑफ, या हाउ मेनी वेदास आर देयर। तो याद रखना है वेद कितने होते हैं, 4। तो 4 होते हैं वेदास, 4 होते हैं। उनके नाम पहले सीख लीजिए चारों वेद के। एक हो गया ऋग्वेद, एक होता है सामवेद, एक होता है यजुर्वेद, और एक होता है अथर्ववेद। कितने वेद होते हैं टोटल? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं टोटल। नंबर ऑफ वेद 4। एक चीज यहां से यही कहीं देखो, हर चीज वहीं सीखते जाओ, मजा आ जाएगा आपको, सब याद आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये तीनों को मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन वेद त्रयी। कौन वेद त्रयी में इंक्लूडेड नहीं है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये वेद त्रयी क्या है? देखो वेद का मतलब, वेद और त्रयी मतलब संस्कृत में 3 होता है। तो वेद त्रयी का मतलब होता है 3 वेदास ऑल टुगेदर आर नोन एज वेद त्रयी। 3 वेदों के ग्रुप को वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद तो 4 है, तो फिर वेद त्रयी में कौन सा एक नहीं है? कौन सा नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है। ये एक बार प्रश्न पूछा था, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन वेद त्रयी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। मैं कारण अभी बता देता हूं, अभी आप पढ़ेंगे डिटेल में तो और समझ में आ जाएगा, पर फिर भी बता दूं, बहुत समय तक इसको वेद की उपाधि दी ही नहीं गई कि ये वेद है ही नहीं, इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र ऐसी चीजें लिखी हुई है, ये वेद कैसे हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सर्जरी के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि ये अध्यात्म से ज्यादा संबंधित नहीं है,
ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है जो इनकी कमियों को पूरा नहीं करता, इसलिए इसको वेद नहीं मान सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सी अच्छी चीज़ भी है, बाद में इसको भी वेद में जोड़ लिया गया, पर शुरू में इसको वेद में इंक्लूडेड नहीं किया गया। मेरी बात समझ, बहुत समय तक। दूसरा, ये बहुत बाद में भी लिखा गया। पर एक चीज़ हमको भी याद रखना है कि वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, बाकी तीनों को हम वेद त्रयी कहते हैं। कोई डाउट? ये प्रश्न है एग्जाम में, जी बोलिए। ग्रुप ऑफ 3 वेदास। वेद मतलब ये, त्रयी मतलब 3। सिंपल आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ 3 वेदास। 3 वेदों के ग्रुप को वेद त्रयी कहते हैं। अब वो 3 कौन से हैं? दैट यू नो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां से ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा यहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक जो आपने पढ़ा पूरा एक्सप्लेनेशन था, सुना और याद हो गया। अब यहाँ कुछ फैक्ट्स भी मिलेंगे जो आपको ध्यान रखने, बार बार सुनेंगे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले ऋग्वेद की बात आती है। देखो एक बात बता दूं मैं, ऋग्वेद, कोई भी वेद होना तो सबसे पहले तो ये पढ़ा करो उसकी थीम क्या है, आखिर उसमें लिखा क्या है। वो कर लिया आपने। एग्जाम, देखो एग्जाम में क्या होता है, चीजें होती है, राजा आता है, युद्ध आता है, बुक आती है, पोएट आता है, ट्रैवलर आता है, पॉलिसी आती है, इसके अलावा थोड़े कुछ पूछेगा। और बड़े बड़े में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन। तो यहाँ पर पहले जैसे कोई किताब आती है तो आपको उसकी थीम पता होना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है। मैं आपसे बोलूँ रामायण की थीम बताओ, कोई भी बताओ मुझे, रामायण की थीम क्या है? 2-3 शब्दों में समझाओ रामायण की थीम। थीम समझते हैं ना? थीम का मतलब है उसके अंदर लिखा है, उसको छोटा सा एक फॉर्मेट बताओ क्या लिखा है। मैं बोल सकता हूँ लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा भगवान राम के जीवन की घटनाएं लिखी, ये थीम हो गई उसकी। महाभारत बोलूँ तो अ ग्रेट बैटल फॉर द सेक ऑफ थ्रोन, सिंहासन के लिए जो लड़ाई हुई, लोगों में जगह के लिए जो लड़ाई हुई, वो महाभारत है। बेसिक ही बता रहा हूँ ना मैं तो आपको, सिंपल। श्रीमद् भगवद गीता, द नॉलेज विच वॉज इम्पार्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन, यही कहेंगे ना, इसको थीम कहते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ अभिज्ञान शाकुंतलम, द लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। मैं अगर बोलूँ पद्मावती, द लव स्टोरी ऑफ राजा रतन रावल सिंह एंड पद्मावती। और एक कह सकते हैं द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, सब कुछ उसमें लिखा। तो थीम है ना, एक छोटी होती, जब तक किताब में थीम नहीं लिखोगे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो वैसे कोई आपसे बोले कि ऋग्वेद की थीम क्या है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इसमें तो स्वर्ग के बारे में, वर्ण सिस्टम, समाज सब लिखा हुआ है, पर थीम हम वो बोलेंगे जो उसकी एग्जैक्ट उसका बेस है। तो थीम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ हिम्स, ये इसकी थीम है। कलेक्शन ऑफ हिम्स डेडिकेटेड टू ऋग्वेदिक गॉड्स, डेडिकेटेड टू ऋग्वेदिक गॉड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज याद रखिएगा। देखो हिम्स का मतलब होता है यहां पर सुक्ति। सुक्ति समझते हैं ना, वो संस्कृत में जो होती है सुक्ति, हाँ, लाइंस जो होती हैं वो संस्कृत। तो कितनी हिम्स है ये भी याद रख लीजिएगा भैया आप। चलो मैं अगले उसमें लिख देता हूं, ये पूछी जाती है। पर पहले याद रखिएगा ऋग्वेद में टोटल मतलब क्या है, ऋग्वेदिक भगवान जितने भी हैं उनकी प्रशंसा में गाए गए शब्द जो हैं वो लिखे हुए हैं। और ऋग्वेदिक गॉड्स कितने हैं? 33, याद रखिएगा। अच्छा, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है 33 कोटि। अब इसी के मीनिंग में आज तक लोग अपने अपने अर्थ निकाल रहे हैं। कोटि का एक मतलब करोड़ होता है, तो लोगों ने बोला 33 करोड़ देवता। और कोटि का एक मतलब होता है द हाईएस्ट पोजीशन पे जो बैठते हैं, उत्तम कोटि, उच्च कोटि जिसको हम कहते हैं, जो सबसे सुप्रीम होता है। कोटि का मतलब ये भी होता है। अब 33 करोड़ है या 33 है आप देख लीजिए। वैसे बता दूं ऋग्वेद के हिसाब से ओनली 33 गॉड्स आर देयर। ऋग्वेद के हिसाब से कोटि का मतलब यहाँ पर सुपीरियर क्वालिटी है, नॉट करोड़, है ना, याद रखिएगा। चलिए ठीक, पर अपने अपने मीनिंग निकालते हैं और हो सकता है कोई बात नहीं। सबको यही एक अच्छी खासियत है एक पढ़े लिखे इंसान की कि उसके लिए सबके अंदर सबके लिए स्पेस होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये भी सही है, आप कह रहे हैं पर एग्जाम में वही लिखना जो सही है ना। सुनो सबकी करो मन की, सुना है ना, तो वैसा लिखना सही। तो 33 जैसे लॉर्ड इंद्र हैं, लॉर्ड वरुण हैं, लॉर्ड यम हैं, गॉड ऑफ डेथ जिनको हम कहते हैं, रुद्र है, पुषाण है, सूर्य हैं, उनके बेटे अश्विन ब्रदर्स हैं, रोदासी है ना, मारुत हैं, ऐसे ये सारे भगवानों के नाम ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कितने हैं ऐसे? 33। उनकी प्रशंसा में जो गाय, जैसे आप जो जितने भी हवन यज्ञ करते हैं, आरती करते हैं, जय गणेश देवा, ये सब क्या है? भगवान की प्रशंसा में गाई गई चीजें हैं। उसी का संस्कृत जो फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? हिम्स। तो पहली चीज याद रखिएगा ऋग्वेद के लिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? जितने भी हमारे ऋग्वेदिक भगवान हैं उनकी प्रशंसा में की गए मंत्र हैं और कुछ नहीं। कितने हैं? अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कितने हिम्स हैं इसमें, तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें कितने हिम्स हैं, 1028। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आज के पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी भी वेद की हिम्स को आपको याद रखना है। तो हाउ मेनी हिम्स आर देयर?
1028 1028 सूक्तियां लिखी गई है इसमें। अब अगर कोई अच्छा पेपर बने तो इसमें इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। सीख लो क्या जा रहा है। 1028 में से 1017 को मैं अलग रख रहा हूं और 11 को मैं अलग रख रहा हूं। 1017 तो जो है वो बिल्कुल सही लिखा है ऋग्वेदिक गॉड्स के लिए, मतलब जो मैंने 33 कोटि के भगवान बताए उनकी प्रशंसा के लिए है, लेकिन सारी उनकी प्रशंसा में नहीं है। 11 हिम्स ऐसी है जो और किसी के लिए भी है, वो ऋग्वेदिक गॉड से संबंधित नहीं है। हो सकता है पूछ ले। तो किन से संबंधित है ये? वल्खिलियास से संबंधित है। प्लीज याद रखना, हो सकता है पूछ ले, हाउ मेनी हिम्स आर डेडिकेटेड टू वल्खिलियास इन ऋग्वेदा, तो लिख दीजिएगा 11 हिम्स। ये वल्खिलियास कौन है? ऋषि मुनि है, उनका एक ग्रुप है, उनका एक समूह है। मतलब ऐसा कहते हैं, जैसे हमने जो कहा, जो पढ़ा है उनमें ग्रंथों में, उसमें ये कहते हैं कि कुछ ऋषि मुनि ऐसे थे जो इतने साइज के थे, उनका हाइट ही इतना था, एक थंब के बराबर। वल्खिलियास कहते थे उनको, बहुत सारे ऋषि मुनि। तो उनने सोचा कि हम भी भगवान को प्रसन्न करेंगे, जो मेन गॉड होते हैं उनके, आर्यंस का विष्णु जी, कि हम उनको प्रसन्न करेंगे। तो उन्होंने हवन करने का पूरा एक बनाया कि बहुत बड़ा हम हवन करेंगे। अब हवन में तो बड़ी बड़ी लकड़ियां लगती है, इतना इंसान कैसे लकड़ी उठाएगा, छोटा सा वो उठाएगा। तो कुछ देवता थे जैसे इंद्र जी और ये, कुछ वो उनके मजे लेने लगे, तुम हवन करोगे इतने इतने से, तुम हवन करोगे, तुम सारा सामग्री इस्तेमाल, तुम भगवान को प्रसन्न करोगे। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला अब हम तुमसे अच्छा करके बताएंगे। बहुत मेहनत की उन्होंने, खूब मेहनत की, खूब सारा इकट्ठा किया और हवन से भगवान को प्रसन्न किया। तब इंद्रदेव, जितने भी ये देवता थे जो उनके मजे ले रहे थे, उनको ऐसा लगा कि गड़बड़ हो जाएगी। अब इन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, कहीं स्वर्ग नहीं मान ले। कोई भी तपस्या करता तो सबसे ज्यादा समस्या किसको होती? लॉर्ड इंद्र को। ऐसा भगवान जी का पानी अभी तो पूज लो उनको, है ना, बारिश में। तो हम तो बहुत पूजा करते हैं, पर ये जो बात है वो तो सही है ग्रंथ वाली, उसमें लिखा है। तो तब उनने इनके गुस्से को शांत करने के लिए या इनको मनाने के लिए, इन्हीं का जो वो, मतलब ये समझ लीजिए, जो मेहनत की, स्ट्रगल किया, भगवान को प्रसन्न किया, उनके लिए सेक्रीफाइस किया, वो पूरे उनको डेडिकेटेड की गई हैं ये 11 हिम्स। तो आई होप आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में रहेगा वल्खिलियास। बस एक इमेज बन जाए ना किसी चीज की, कि हाँ वो सर ने बताया था, छोटे छोटे ऋषि मुनियों का एक जो ग्रुप था जिन्होंने सेक्रीफाइस करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की, उनको भी कुछ हिम्स डेडिकेटेड है, वही है वल्खिलियास। इमेज जब बनती है वो लाइफ टाइम नहीं भूलता है वो फैक्ट इंसान। रटोगे 10 मिनट में भूल जाओगे। ठीक, तो 1017 तो है ऋग्वेदिक गॉड्स को, और वल्खिलियास को कितनी है? 11 है। याद रहेगा। ठीक, अब तीसरी चीज है ऋग्वेद की, एक और चीज है, ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कौन सा है? फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, इसी बुक को कहते हैं। एक और चीज मैं लिख रहा हूं, ओल्डेस्ट अमंग 4 वेदास, ओल्डेस्ट अमंग 4 वेदास। तो ऋग्वेद के बारे में पहले 4 पॉइंट याद रखो, बाकी आगे पढ़ते हैं। चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये क्या लिखा है? फर्स्ट टेस्टामेंट। हर जगह लिखा है, हर किताब में लिखा रहता है कि ऋग्वेद इज कॉल्ड फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। मैक्सिमम इंग्लिश की किताबों में लिखा है, हर जगह। क्या मीनिंग हुआ इसका? देखो, टेस्टामेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। अगर किसी को आसान भाषा में समझना है तो टेस्टामेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी नियम कायदे वाला पेपर। जैसे मैं अगर बोलूं कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ टेस्टामेंट ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश का लीगल डॉक्यूमेंट है, वी हैव टू फॉलो व्हाटएवर हैज बीन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड मतलब पूरी दुनिया के अंदर इंसानों का ये पहला लेखा जोखा है जिसमें नियम कायदे कानून लिखे उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड। आपको क्या पहनना चाहिए, कैसे ये संसार बना है, आपके कर्तव्य क्या होने चाहिए, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, समाज में कौन कौन, सब कुछ, एवरीथिंग इज रिटन इन दैट। तो टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड का मतलब है इंसानों के जीवन को पालन करने के जो नियम कायदे हैं, उनके जो लीगल चीज़ें हैं, वो सारी कहाँ लिखी हुई है? ऋग्वेद। पूरी दुनिया का सबसे पुराना टेस्टामेंट कहा जाता है, वर्ल्ड का, नॉट फॉर इंडिया, पूरी दुनिया का। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड कौन सा है। चारों चीज़ समझ में आ गई? थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं। बताइए मुझे ऋग्वेद के बारे में कोई भी 5 पॉइंट फिलहाल। सबसे पहला वेद है चारों में, ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत। भाषा कौन सी इसकी? संस्कृत। क्या है इसकी थीम? हिम्स। किसको डेडिकेटेड है ये? ऋग्वेदिक गॉड्स। कितने ऋग्वेदिक गॉड्स को? 33। ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपसे कि इसमें जो ऋग्वेदिक गॉड्स है, जैसे सबसे पहली हिम ही अग्निदेव को इसमें लिखी गई है, तो कितनी ऋग्वेदिक गॉड्स को है? 33। कितनी हिम्स हैं इसमें? उसमें से वल्खिलियास को कितनी डेडिकेटेड है? 11। और 1017 हो गया। अब आज घर जाके पढ़ लो, उसके बाद 15 दिन बाद पढ़ लो, जिंदगी भर फिर मत पढ़ो। जब एग्जाम आए तब एक बार देख लो।
ये नियम होता है पढ़ाई का। क्लास में ध्यान से, सेम डे रिवीजन, उसके बाद एक पहला रिवीजन 7 दिन के अंदर मार लो, दूसरा रिवीजन 1 महीने के अंदर, उसके बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी एग्जाम दो तब पढ़ लो, नहीं जाएगी वो चीज़ें। पर ये शुरू के समय में बहुत जल्दी जल्दी क्विकली रिवीजन करना होता है। ठीक, आ गया क्या बात समझ में? ठीक है। शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो मम्मा 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 दिन भर बोलता रहता है, अब बाद में मालूम है मम्मा है, सीख गया। तो ऐसे ही पढ़ाई के साथ होता है और कुछ नहीं। अब ऋग्वेद की कुछ खास बातें, ये थोड़ा सा और फैक्चुअल है। देखो अब ऋग्वेद में कुछ खास खास चीजें हैं क्या, तो नेक्स्ट चीज है ऋग्वेद के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 मंडलास। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 मंडलास। अब ये पूछते हैं कितने मंडल बोलते हैं, वैसे इनको क्या बोलते हैं? मंडल। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल। ये मंडल का मतलब क्या है? मंडल का मतलब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए बुक्स। मैं आपको आसान भाषा में ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए हिस्ट्री की आपकी किताब है, हिस्ट्री के अंदर आपकी अभी एक बुक मिली है आपको, कौन सी वाली है? एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरी बुक मिल जाएगी आपको मिडिवल हिस्ट्री, तीसरी बुक मिल जाएगी आपको मॉडर्न हिस्ट्री, चौथी बुक मिल जाएगी आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस। बस वर्ल्ड हिस्ट्री तो है ही नहीं, तो वो भी दे देते 5वीं। तो मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता तो कितनी किताब होती है आपकी हिस्ट्री के अंदर? जनरली 5 ही होती है। कहीं भी किसी कंट्री में चले जाइए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए। एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद अगर कोई देश गुलाम हो तो वो एक हिस्ट्री लिखता है, और एक होता है विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो टोटल कितनी किताब है? ऐसी ही ऋग्वेद के अंदर कितनी किताब है? 10। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? मंडल। 10 मंडल हो गए, खत्म काम। तो कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10। मंडल का मतलब क्या होता है? बुक्स। तो 10 मंडल में ये ऑर्गेनाइज्ड है। अब इन मंडलों में क्या क्या लिखा हुआ है खास, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि सीधा प्रश्न, मतलब न जाने कितनी बार कितनी एग्जामों ने पूछा, प्री, मेंस, इंटरव्यू, हर जगह, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में कौन से मंडल में लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे ये याद रखिएगा, गायत्री मंत्र। अच्छा, इसके पहले एक चीज लिख लीजिए, कहीं आप ऐसा ना हो भूल जाएं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट, यही मैं बताता हूं। जब मैंने कहा कि वेदों को तो बहुत बाद में लिखा गया, बहुत बाद में, ये तो श्रुति है, श्रुति मतलब सुनाया है, तो सबसे पहली बार हमारे पास किसके एविडेंस है जिसने सुनाया है? ऋषि मुनि नहीं सुनाया है सबको? कौन ऋषि मुनि है जिसने सुनाया है? उनका नाम याद रखिएगा, चारों वेदों में ऋग्वेद को सुनाया है होत्री ऋषि ने। किसने सुनाया है? तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, रिसाइटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होत्री, सेज होत्री, ऋषि होत्री। तो 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हिम्स और एक उनको गाया किसने है, क्योंकि सुना है किसी ने तो किसी ने गाया होगा, तो गाया किसने है? होत्री ऋषि ने। कितनी हिम्स है? 1028। मैं मतलब आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, जैसे आप जब पढ़ते हैं ना तो हाईलाइटर रखें घर पे, उन चीजों को हाईलाइट करें जहां सर ने फोकस किया है, स्ट्रेस दिया है, मतलब एग्जाम के लिए वो जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, 1028 हिम्स डेडिकेटेड टू ऋग्वेदिक गॉड्स एंड दीज वर रिसाइटेड बाय ऋषि होत्री, सेज होत्री, ये याद रखिएगा, है ना? ऐसे सबके नाम याद रखना है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः वाला जो है, गॉड ऑफ लाइट, सावित्री देवी को डेडिकेटेड है। सावित्री देवी को कहते हैं गॉड ऑफ लाइट, रोशनी की देवी। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3rd मंडल में। कौन से मंडल में लिखा हुआ है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में, है ना? यूपीएससी में भी 2-3 बार इंटरव्यू में पूछ लिया, कई सारी पीसीएस ने प्रीलिम्स में पूछ लिया कि इस गायत्री मंत्र को लिखा किसने है? पता है क्या नाम? सप्त ऋषि में से एक ऋषि जी हैं, उनका नाम याद रखिएगा सभी लोग, सेज विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ने इसको लिखा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। गायत्री मंत्र वॉज रिटन बाय विश्वामित्र। ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी उठा के पूछ लेता है। ठीक, तो क्या पढ़ना है आपको? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल में से 3rd मंडल में क्या लिखा है? गायत्री मंत्र। ये जो 3rd मंडल है, ये किसने लिखा है? कौन संबंधित है? कौन सा ऋषि इनसे? विश्वामित्र। जितने फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, एक भी नहीं छोड़ना है आपको। क्या कुछ और भी ऐसे हैं जिनको हमको पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। एक होता है गोत्र मंडल। कौन सा मंडल? गोत्र। अब गोत्र क्या होता है, इसको मैंने परसों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैं फिर एक बार क्लियरली नॉर्मल बताता हूं। गोत्र का मतलब शुरुआत में होता था, गौ मतलब गाय, गायों को रखने की जगह, काऊ पेन। लेकिन धीरे धीरे वो गायें एक ही कुल की होती थी, तो लोगों ने अपनी एंसेस्ट्री दिखाने के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया। और आज जो गोत्र का मीनिंग है वो यही है कि अपने पूर्वजों से अपना रिश्ता दिखाने के लिए हम गोत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए मेरा और यशवर्धन का एक ही गोत्र है, तो इसका मतलब है हमारे पूर्वज एक ही हैं। तो अपनी एंसेस्ट्री को हम ट्रेस करने के लिए गोत्र का इस्तेमाल आज करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो गोत्र मंडल कहाँ लिखा हुआ है? कौन से मंडल को कहते हैं गोत्र मंडल? जैसे गायत्री मंत्र 3rd मंडल में है, ऐसा गोत्र मंडल किसको कहते हैं? गोत्र के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो प्लीज याद रखिएगा, दूसरे से लेके 7 तक सब में, 2nd,
टू या सेकेंड मंडल टू सेवेंथ मंडल, इन सब को गोत्र मंडल कहते हैं। सेवेंथ मंडल, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि गोत्र मंडल कहां से कहां तक है, तो बोलिएगा दूसरे से सेवंथ तक। मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा दिया है विच इज नोन एज गोत्र मंडल, 9th 10th 1st 3rd, बोल दीजिएगा 3rd। 2 से 7 ध्यान रखना है आपको, तो उसमें से कोई भी उठा के दे, उलझाने का काम उसका है, हमने ठीक से पढ़ लिया तो बाकी काम हमारा है। और मान लीजिए ऐसा बोलते दूसरा तीसरा चौथा ऑल ऑफ द अबव, बोल दीजिएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने कहा ना 2 से लेके 7 तक सभी को गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद जब लिखा गया तो उसका ऑर्डर क्या था पता है? सबसे पहले यही लिखे गए सारे 2 से लेके 7 तक, बाद में जोड़े गए 8वें और 9वें मंडल, और सबसे बाद में जोड़े गए 1st और 10th मंडल। ये 10 किताबें हैं ना, इनका क्रम बता रहा हूं मैं, क्रोनोलॉजी का, किस क्रम में लिखी गई। 2 से 7 2 to 7th मंडल, ये है ओल्डेस्ट, सबसे पहले लिखी गई है, सबसे पहले। फिर कौन सी लिखी गई? 8 और 9 मिडिल में, बीच में लिखी गई, मिक्स्ड एज जिसको हम कहते हैं। और सबसे लास्ट में कौन कौन से मंडल लिखे गए? 1 से 10। ये भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपसे पूछें कैसे, ऋग्वेद में सबसे पुराना मंडल कौन सा है? बोलना 2 से 7। ऋग्वेद में सबसे नए मंडल कौन से हैं? बोलना 1 और 10। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मान लो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की किताब लिख के आपको दे दी, मुझे लगा यार इसमें एक बुक और जोड़नी चाहिए, स्टोन एज। सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने इंडियन हिस्ट्री में नहीं दिया आपको, है ना, एमपी में आता है वो थोड़ा बहुत, जो भीमबेटका वगैरह का। नहीं तो आपके, मैं यही कह रहा हूँ स्मार्टली पढ़िएगा, आपके सिलेबस में साफ लिखा हुआ है, उठा के देख लीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2, शुरुआत कहाँ से करनी? इंडस, इसलिए इंडस से दिया हुआ है। और मान लो मुझे लगे यार इतिहास पढ़ाना है बच्चों को, तो एक किताब और दे देता हूँ पूरी स्टोन एज पे, उसको बाद में लिखा। आता कहाँ है स्टोन एज? एंशिएंट के पहले, लेकिन मैंने कब लिखा उसको? इसके बाद में। अब तो समझ में आ गया? तो किसी के दिमाग में आ रहा हो सर चैप्टर 1 से क्यों नहीं लिखा? तो समझ में आया? ये तरीका है, पहले गोत्र मंडल कंपाइल किया गया 2 से 7 तक, फिर 8th और 9th मंडल लिखे गए, और सबसे आखिरी में कौन सा लिखा गया? 1st और 10th। कोई डाउट इसमें? ठीक, बढ़े आगे। तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ लिखा हुआ है? 3rd में। गोत्र मंडल कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 7। अभी कल मैंने आपको एक बैटल पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो तो, कौन सा? 10 राजन वॉर। एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने चीज बताई वाल्खिलियास, जब ये भी है तो कहीं ना कहीं तो इनके बारे में भी लिखा होगा। तो मुझे कोई बताएगा 10 राजन वॉर कौन से मंडल में है? याद रख लीजिएगा 7th मंडल में। कौन से मंडल में? 7th मंडल में। और वल्खिलियास के बारे में कहां पर लिखा हुआ है? 8th मंडल में। 7th मंडल किसने लिखा या कौन उससे एसोसिएटेड है? ये भी लिख लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेज वशिष्ठ, सेज वशिष्ठ, ये पढ़ लेना। जो मैंने कल 10 राजन वॉर, बताओ कौन जीता था 10 राजन वॉर में? वेरी गुड, ऐसे याद रखो, सुदास मेड ऑल उदास। सुदास कौन से कुल का था वो? कौन से कुल? क्लेन, भारत क्लेन। उस युद्ध के बाद कौन सा क्लेन बना था? वेरी गुड, कुरु। किस किस के कॉम्बिनेशन से कुरु बना था? भारत और पी फॉर पुरु, भारत और पुरु और मिलके बन गया कुरु। कुरु मतलब हो जाओ शुरू, कुरु का मतलब संस्कृत में, हिंदी में शुरू होता है। बस तो हो गए शुरू राज करना। कौन से क्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में। ठीक है ना? तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो वो 10 राजन वॉर का जिक्र कहां पर है? 7th मंडल में। अरे ऐसे याद रख लेना, मैं एक तरीका बताता हूं, 7th मंडल से कौन से ऋषि जुड़े हुए हैं, ऐसे याद रख लो। 7th मंडल जो है उसमें 10 राजन वॉर है, तो आपने पढ़ लिया। 10 राजन वॉर में जीती हुई जो थे सुदास, उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ, वशिष्ठ जी ने, उससे एसोसिएटेड है। जितना कम फैक्ट याद रखना पड़े, जितना कनेक्टिविटी ज्यादा होगा उतना आसान रहेगा। ठीक है। 8th मंडल में किसके बारे में लिखा? अभी जो हमने पढ़ा वल्खिलियास। एक और मंडल है सोम मंडल, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सोम मंडल, सोम का मतलब समझते हो क्या? सोम कहते हैं जनरली गॉड ऑफ प्लांट। ये सोम, ये भी देवता है 33 देवता में एक, गॉड ऑफ प्लांट कहते हैं इनको। सारे प्लांट के देवता, सारे पौधों के देवता। ये भांग है, भांग, इंडियन हेम्प जिसको हम कहते हैं, सोम। और सुर किसको कहते हैं? सुर, वाइन, शराब को सुर कहते हैं। जो शराब को पीता है वो असुर, और जो इसको पीता है वो सोम रस। तो सोम मंडल कहाँ लिखा हुआ है? सोम मंडल कहाँ है? 9वें मंडल में, 9th मंडल। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, विच मंडल इज डेडिकेटेड टू सोम? तो याद रखिएगा 9वां मंडल डेडिकेटेड है सोम, उसमें इनकी प्रशंसा की गई। प्रेयर का मतलब प्रशंसा होता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं किस वल्खिलियास की प्रशंसा कहाँ की गई है? 8th में। 10 राजन के बारे में कहाँ लिखा है? 7th में।
सोम मंडल की प्रशंसा या सोम भगवान की प्रशंसा कहाँ की गई है? गॉड ऑफ प्लांट की 9। एक आखिरी चीज और देख लीजिएगा, पुरुष सुक्त मंडल किसको कहते हैं? पुरुष सुक्त मंडल किसको कहते हैं? सभी लोग याद रखिएगा, सारे मंडलों में सबसे मेन मंडल कहा जाता है और वो कहाँ लिखा हुआ है? 10th मंडल में। क्या मतलब होता है पुरुष सुक्त मंडल का? इसमें वर्ण सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, इसमें हेवन स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है, इसमें वर्ण सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। वर्ण मतलब समझते हो ना, अभी पढ़ेंगे सोशल कंडीशन में। वर्ण का मतलब होता था पहले कलर से, वर्ण का लिटरल मीनिंग होता है कलर, क्योंकि जब आर्यंस यहाँ आए तो वो तो बहुत फेयर थे। ऑब्वियसली अगर अपर वाले जोन से आएंगे तो फेयर ही होंगे, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे क्लाइमेट के कारण कलर फेयर होता चला जाएगा, तो वहाँ से आए वो लोग। और यहाँ के जो इंडिजिनस थे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन में थे। कितने कलर के लोग हो गए? 2 कलर के। बट धीरे धीरे उस कलर का तो काम खत्म हो गया और उसको लगा दिया ऑक्यूपेशन पे, कि कौन का ऑक्यूपेशन क्या है उसके हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होगा, पर नाम वो वर्ण ही पड़ गया उसका। फिर जैसे मैं अभी टीचर हूँ, तो अगर मैं वैदिक पीरियड में होता तो मैं क्या होता? ब्राह्मण होता, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब होता था उस समय एक तो रिचुअल्स और सेक्रीफाइस करने वाला, हवन यज्ञ पूजा पाठ करवाने वाला, और एक शिक्षक पढ़ाने वाला, वो दोनों ब्राह्मण होते थे। तो मैं भी क्या होता वहां? ब्राह्मण। मान लीजिए मेरा बेटा झाड़ू पोछा लगाता है, साफ करता है चीजें, तो वो क्या हो जाता उस समय? शूद्र। ऑक्यूपेशन से, बर्थ से नहीं। मैं कौन हूं? ब्राह्मण, लेकिन मेरा बेटा क्या है? शूद्र है। मान लीजिए मेरी एक बेटी है, वो आर्मी में चली गई, तो वो क्या हो जाएगी? क्षत्रिय हो जाएगी। एक ही घर में चारों वर्ण के लोग रह सकते हैं, बिकॉज दैट वॉज डिसाइडेड बाय ऑक्यूपेशन। आपके कर्म से डिसाइड होगा, ना कि आपके जन्म से। वो तो बाद में लोगों ने अपने फायदे के लिए उसको कर लिया, नहीं तो किसी वेद में कहीं नहीं लिखा है। ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है एक छत के अंदर चारों वर्ण के लोग रह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में साफ लिखा है गुण और कर्म से वर्ण डिसाइड होते हैं, हर जगह लिखा हुआ है ना। इंसान ने बनाया है ये, है ना, ये दोष सारा इंसान का है। तो याद रखिएगा वो पुरुष सुक्त मंडल जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में लिखा है, वो कौन से मंडल में लिखा हुआ है? 10th मंडल। मेरी बात प्लीज याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए मंडल में कौन सा कहाँ लिखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक बार क्विक रिवाइज कर लेता हूँ। ऋग्वेद में कितनी हिम्स हैं? बोलते जाइए मेरे साथ। 10, है ना। फैक्ट्स को ऐसे याद रखा जाता है। ऋग्वेद को गाया किसने है? इसकी हिम्स को ऋषि। कौन से ऋषि हैं? होत्री ऋषि ने। सबसे पुराने मंडल कौन से हैं ऋग्वेद में? 2nd से 7th। सबसे नए मंडल कौन से हैं? लेटेस्ट, यंगेस्ट, लेटेस्ट, न्यूएस्ट। तीनों का मतलब एक ही है। यंगेस्ट सबसे जवान अभी लिखे गए, न्यूएस्ट सबसे नया, लेटेस्ट सबसे बाद में जोड़ा, सबसे अभी वाला, कुछ भी पूछ सकता है। तो 1st और 10th। अब बताइए मुझे, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? किसने लिखा है इसको? विश्वामित्र। अगर मैं कहूं आपसे गोत्र मंडल किसको कहते हैं? 2nd to 7th। मैं कहूं आपसे कि दशराजन वॉर कौन से मंडल में है? 7th में। मैं कहूं सोम मंडल किसको कहते हैं? वर्ण सिस्टम कहां मेंशन है? हेवन के बारे में कहां मेंशन है? स्वर्ग के बारे में। पुरुष सुक्त मंडल किसको कहते हैं? वाल्खीलियास के बारे में कहां लिखा है? वशिष्ठ ऋषि कौन से मंडल से रिलेटेड है? हो गया काम। ठीक है, मैंने कहा ना, ये पढ़ लिया आपने, हो गया आपका काम। आप प्रश्न उठाइए, मिलेंगे आपको सेम। तो अगर क्लास में ध्यान से रहेंगे और समझ, मजा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत फैक्चुअल है, बहुत मजेदार भी है आगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट साम, यजुर एंड अथर। उनमें इतना समय नहीं लगेगा जितना ऋग्वेद में लगा, है ना। ऋग्वेद में 2 चीजें और आपको दे रहा हूं, अगर आप पता कर सके तो ठीक, नहीं तो कल मुझसे पूछ लेना। इन सारे मंडल्स में सबसे छोटा मंडल कौन सा है और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? मतलब जिसमें सबसे ज्यादा हिम्स हैं वो कौन सा है और जिसमें सबसे कम है वो कौन सा है? ये आपका प्रश्न है, अगर याद कर सके तो बताइए कल। एक होमवर्क समझ लीजिए, है ना। स्मॉलेस्ट मंडल और लार्जेस्ट मंडल। ठीक है, चलिए। नहीं पता हो तो कल मुझसे लेकिन पूछ जरूर लीजिएगा, है ना, क्योंकि शायद ये इसमें भी मेंशन नहीं है, तो तुरंत इसमें नोट कर लीजिएगा, है ना। आप आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट कीजिए, घर जाके देख लीजिए। एक आध एक्स्ट्रा फैक्ट मिले तो उसमें लिख लीजिए, बाकी जो पढ़ा रहे हैं एज इट इज सब मिलेगा उसमें। ठीक, चलिए, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब तो ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है किसी को।